जैसे फर्स्ट इंटरव्यू मेरे 15 या 20 मिनट सिर्फ रेज्यूमे पे डिस्कशन हुआ, जैसे ब्लैक बॉक्स टेक्सटिंग के बारे में पूछा, लिंक्डइन के थ्रू रेफरल लिया, फिर अप्लाई कर दिया। मैंने सिर्फ 6 मंथ के लिए अप्लाई किया था, वो 6 मंथ रोल के लिए था। और दिस ईयर पता नहीं क्या हुआ, काफी और भी लोगों का हुआ कि 6 मंथ रोल में इन्होंने फुल टाइम के लिए कंसिडर कर दिया। हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड एस जी। आज की वीडियो के लिए हमारे साथ एक बहुत अमेजिंग पर्सन होने वाले हैं जो कि अभी रिसेंटली अमेजॉन में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क कर रहे हैं। बट इससे पहले इनके पास मल्टीपल ऑफर्स थे फ्रॉम टाटा 1mg, जी स्केलर एंड अमेजॉन ऑब्वियसली। सो इनकी जर्नी जो थी बहुत इंस्पायरिंग जर्नी थी। एक लीग से हटकर इनका पूरा प्लेसमेंट प्रोसेस रहा था, जो इन्होंने कंपनीज में अप्लाई किया, वहां से लेकर के पूरा इंटरव्यू प्रोसेस एक काफी अलग प्रोसेस रहा इनका। और बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग तो था ही। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या प्रोसेस रहा, कैसे इन्होंने चीजें करी, टिप्स वगैरह सब आज की वीडियो में हमें बहुत अच्छे से मिलने वाले हैं। हेलो रोशन। हाँ श्लोक। रोशन, एक बार आप अपने आप को सबसे इंट्रोड्यूस कर दो। Okay, so hello everybody. I'm Roshan Singh. I'm currently working as a software developer engineer at Amazon. Prior to this, I worked as an intern at Tata 1mg and Zscaler, and I did my bachelor's from Thapa University. ग्रेट। आपने मल्टीपल ऑफर्स थे आपके पास जब आप कर रहे थे, तो अच्छी बात है। आपका अमेजोन का प्रोसेस कैसा रहा था? इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहा? किस लेवल के क्वेश्चंस थे? कितने राउंड्स हुए? ओके, सो अमेजोन का प्रोसेस ये था कि मैंने इसके लिए 6 मंथ इंटर्न के लिए अप्लाई किया था अराउंड लास्ट ईयर, अराउंड सितंबर। और इसका ओए भी दिया था मैंने नवंबर में। एंड दिसंबर में मुझे फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आती है कि यू हैव बीन अप्रोच फॉर अ full time role, not a 6 month intro, 6 month role which I have been applied for. So फिर मेल आया मुझे, फिर मैंने जनवरी मेरे इंटरव्यू शेड्यूल हुए। सो बेसिकली टिपिकल अमेजोन 3 राउंड्स हुए। फर्स्ट राउंड वाज नॉर्मली डी से दो दो क्वेश्चंस ट्रीज के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे। सेकेंड राउंड में भी एक शायद ट्री का, एक डीपी का क्वेश्चंस। एंड थर्ड राउंड में बारिज राउंड था सी, एंड लीडरशिप प्रिंसिपल सारे 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 इंटरव्यूज में पूछे गए। मैं लिंक भी दे दूंगा, मैंने एक जीएफजी पे आर्टिकल शेयर कर रखा है उसके लिए। हाँ, तो उस आर्टिकल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां जाके कंप्लीटली पूरी डिटेल्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। रोशन, आपके प्रोसेस में एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि आपने इंटर्न प्लस फुल टाइम के लिए अप्लाई किया था, एंड आपको डायरेक्ट जो कॉल आई वो फुल टाइम रोल के लिए डायरेक्ट कॉल आ गई। नहीं नहीं, मैंने सिर्फ 6 मंथ के लिए अप्लाई किया था, वो 6 मंथ रोल के लिए था। और दिस ईयर पता नहीं क्या हुआ, काफी और भी लोगों का हुआ कि 6 मंथ रोल में इन्होंने फुल टाइम के लिए कंसिडर कर दिया। शायद मैंने टेस्ट विंडो, मैंने शायद थोड़ा देर, जैसे अमेजोन के टिपिकल टेस्ट में टेस्ट विंडो होती है कि आप 2 या 3 दिन में कभी भी टेस्ट दे सकते हो। शायद जिन्होंने पहले दे दिया उनका इंटर्नशिप हो गया, जिन्होंने बाद में दिया लेकिन अच्छा परफॉर्म किया उनको शायद ऐसा हुआ था। जो हमारा ऑनलाइन असेसमेंट होगा वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल हाँ प्ले करता है इस चीज में। मे बी उस पर डिपेंड होकर हाँ आपको डायरेक्ट फुल टाइम के लिए भी इंटरव्यू कॉल आ सकता है। हाँ जी। कूल। सो सिमिलर टू दिस जो आपने बाकी जगह करा था, जैसे जी स्केलर में या टाटा 1mg में, उनका इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहा? सो बेसिकली ये दोनों तो ऑन कैंपस थी। जी स्केलर मैंने समर इंटर्नशिप करी थी, और ये लास्ट ईयर जून के टाइम आई थी, शायद जून या जुलाई में। सो इसका भी बेसिकली 3 प्रोसेस थे, एंड ये समर इंटर्नशिप के लिए थी। और इसमें बेसिकली सारे क्वेश्चंस तो नहीं यार, लेकिन इसमें रेज्यूमे पे भी काफ़ी फोकस किया गया, और डेव पे स्किल्स पे भी। जैसे मेरे रेज्यूमे पे जो भी लिखा था कि आपने जो भी जितने भी प्रोजेक्ट कर रखे हैं, जैसे फर्स्ट इंटरव्यू मेरे 15 या 20 मिनट सिर्फ रेज्यूमे पे डिस्कशन हुआ कि आप जो भी प्रोजेक्ट किए रखे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करिए थोड़ा, कि क्या किया, कैसे किया, कैसे थॉट आया आपके मन में ये प्रोजेक्ट करने के लिए। तो उसके रिगार्डिंग थोड़ी डिस्कशन है। उसके बाद एक इंटरव्यू क्वेश्चन, सेकंड राउंड में एक डीएसए क्वेश्चन, मतलब एक टिपिकल डीएसए क्वेश्चन था, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम वाला। एंड थोड़े बहुत और भी ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन। थर्ड उस लेकिन एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, जी स्केलर में थ्योरी भी पूछते हैं। जैसे मेरे से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के काफी थ्योरी कंसेप्ट पूछ रहे थे, जैसे ब्लैक बॉक्स टेक्सटिंग के बारे में पूछा, और भी ऐसी चीजें वो कंसिडर कर रहे थे। वो पूछ भी रहे थे कि आपने क्या क्या ऑप्शन ले रखा है, जैसे डेटा साइंस और है। तो ये सब भी वो थ्योरी पे भी ध्यान दे रहे थे।
सो अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल जो चीजें पूछी जाती हैं जनरली, डीएसए जी। डेवलपमेंट, उन सब से हटके भी काफी चीजें पूछी गई थी इंटरव्यू प्रोसेस में। आपका रेज्यूमे देखा गया, हम्म। क्या स्किल्स हैं, एंड क्या कोर स्किल्स, आपकी हाँ। टेक्निकल चीजें भी पूछी गई, कंप्यूटर साइंस की। हम्म। नाइस। तो जैसे आपने बताया कि amazon की जो अपॉर्चुनिटी थी वो ऑफ कैंपस थी, सो उसके बारे में कैसे पता चला आपको, उसमें अप्लाई कैसे किया? सो बेसिकली ये यूट्यूब चैनल और ये टेलीग्राम्स पे लिंक आ गया था कि हाँ अमेजोन में 6 मंथ्स इंटर्न आई है, और टिपिकल ये है भी कि अमेजोन में रिगार्डिंग 6 मंथ इंटर्न सितंबर अक्टूबर में हर ईयर आ जाती है। तो इस टाइम पे थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए, पार्टिसिपेट करते रहे। और इस टाइम पे लिंक आ गई तो फिर वही मैंने रेफरल के थ्रू अप्रोच किया, लिंक्डइन के थ्रू रेफरल लिया, फिर अप्लाई कर दिया। और नाइस। फिर भाई नवंबर में ओए का लिंक आ गया। ग्रेट। तो आपने जैसे ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों ही जगह से आपने अपॉर्चुनिटीज ली हैं, दोनों ही जगह के आपने इंटरव्यूज भी क्रैक करे, सो कुछ ऐसे मेजर डिफरेंसेस रहते हैं क्या इंटरव्यू प्रोसेस में या डिफिकल्टी लेवल में ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस इंटरव्यू प्रोसेस में तो नहीं रहते, लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचने में रहते हैं। जैसे ऑन कैंपस में ही रहता है कि आपका सीजीपीए भी काफी मेजर रोल प्ले करता है, में? लेकिन ओके। ऑफ कैंपस में आपका रिज्यूमे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि ऑन कैंपस में पहले रिज्यूमे देखने के लिए आपको पहले सीजी क्राइटेरिया फिलफिल करना पड़ेगा, लेकिन हम्म। ऑफ कैंपस में पहले रिज्यूमे आता है। सो ओके। दोनों के लिए अलग अलग है, लेकिन इंटरव्यू प्रोसेस तो मेजरली सेम होता है, क्योंकि मैंने अमेजोन के लिए भी लोगों से पूछा था, तो जैसा उनका था कंपैरेटिवली मेरा भी लगभग सिमिलर ही था। ओके। तो जैसे आपने अमेजोन में ऑफ कैंपस रेफरल के थ्रू अप्लाई किया था, सो किसी से अगर हमें रेफरल लेना है, सो उसका कन्वर्जन रेट ज्यादा अच्छा रहता नहीं है। हम बहुत सारे लोगों को अप्रोच करेंगे बट काफी कम लोग ऐसे होते हैं जो हमारे को उसमें से रेफर करेंगे। सो अगर कोई ऐसे अप्रोच कर रहा है किसी को, सो क्या एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए सो दैट उनको रेफरल मिलने का चांस ज्यादा बढ़ जाए? लाइक आप इस प्रोसेस के थ्रू पूरा गए हुए हो, आपने पूरा देखा हुआ है प्रोसेस। बेसिकली रेफरल मैसेज का एक टेम्पलेट होता है कि हाँ भाई अपने रेफरल लेना है, तो फर्स्ट लाइन में आप स्पेसिफाई कर दो कि हाँ कि मुझे रेफरल लेना है। ये नहीं कि आप पहले हाई भेजो, उनसे पहले बातचीत करना स्टार्ट करो, सीधे आप बता दो कि ओके आई वांट अ रेफरल इन दिस कंपनी, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस रोल। आप वो रोल दे दो, उस रोल का जॉब आईडी दे दो और लिंक दे दो, और उसके बाद 4 या 5 लाइन में अपने बारे में शॉर्ट एंड क्रिस्प कि हाँ भाई मैं इस रोल के लिए क्यों एलिजिबल हूँ। आप 4-5 लाइन में आप अपने बारे में डिटेल बता दो, और उसके बाद अपना रेज्यूमे अटैच कर दो। हम्म। सो बेसिकली बस शॉर्ट एंड क्रिस्प मैसेज रखना है आपको, और उसके बाद ही सक्सेस रेशियो ज्यादा रहेगा। और इसमें मतलब रेज्यूमे में रहता ही है कि आप एक लोग को भेजोगे तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है हमेशा रेफर कर दे, हो सकता है उसके पास टाइम नहीं है, हम्म। नहीं है। तो आपको काफी लोगों को मैसेज करना ही करना है, और फिर इसमें जो भी फ्री रहेगा, जैसा आपका वो रिस्पॉन्स रहेगा हम्म। वैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सी चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि हम कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को विद इन कम स्पैन ऑफ टाइम कांटेक्ट कर पा रहे हैं। जितने ज्यादा लोगों हाँ, से हम कनेक्ट कर पाएंगे उतना हमारा चांस इंक्रीज हो जाएगा रेफरल लेने का। जितने ज्यादा लोगों को भेज पाए, कनेक्शन ज्यादा अच्छे रखें अपने। सो यहाँ पे जो हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल रहती है, क्योंकि मेजरली हम लिंक्डइन के थ्रू ही किसी से रेफरल लेते हैं, सो जो लिंक्डइन प्रोफाइल होगी हमारी, उसका क्या रोल रहता है इसमें, या हमारा जो रेज्यूमे है उसका क्या रोल रहता है? सो लिंक्डइन मैंने तो जितने भी ऑफ कैंपस, ये जितने भी मैंने जगह अप्लाई किया रेफरल के लिए, हर जगह मैंने लिंक्डइन से ही किया। हम्म। और बेसिकली लिंक्डइन का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आपका एक बार रिज्यूमे चला जाए फिर वो आपस में सर्कुलेट भी होता रहता है। आप एक जगह अप्लाई कर दो, फिर कुछ दिनों बाद अपने आप वापस कॉल बैक भी आता है, अगर उनके किसी और रिक्रूटर को आपको पसंद आ गया रिज्यूमे रिज्यूमे तो। जैसे मुझे भी, अगर आपने कहीं रिज्यूमे अप्लाई किया हो तो किसी और रिक्रूटर का आपके मैसेज आ सकता है कि अच्छा ठीक है आपकी प्रोफाइल हमें अच्छी लग रही है, अब ऐसे करके। तो लिंक्डइन पे जितने ज्यादा आपके, जितने ज्यादा रिक्रूटर्स है, जितने अच्छे कनेक्शन रखे, जितने अच्छे ज्यादा लोगों से, हम्म। तो बहुत हेल्प करता है। स्टार्टिंग ऑफ द ओके। फेज भी तो काफी जरूरत है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इंडिया में काफी ज्यादा रहते हैं, तो स्टैंड आउट करने के लिए जितना प्रोसेस आप फास्ट कर सको। तो रेफरल वाला प्रोसेस आई गेस इसमें थोड़ा सा हमारा इसका कन्वर्जन रेशियो कम होगा, बट आई गेस यहाँ से चांसेस, एक बार अगर आपको रेफरल मिल गया तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, जो मुझे लगता है। हाँ, आपका रेफरल रेफरल मिलने पे ये होता है कि मतलब आपका रेज्यूमे रिक्रूटर के सामने आना ही आना है, उसको एक बार रेज्यूमे आपका देखना ही रहेगा। और रेफरल नहीं रहेगा तो फिर ये जैसे एटीएस के बाद अगर पास हो गया तो वो उसने रिक्रूटर ने आपका रेफरल उसकी नज़रों के सामने जाएगा। अगर हम्म। आपने विदाउट रेफरल अप्लाई किया है तो हो सकता है कि वो रिक्रूटर आपके रिक्रूटर तक पहुंचे ही ना आपका रेज्यूमे।
सो रेफरल में ये फायदा होता है। उसके पास भी गारंटी नहीं रहती कि इंटरव्यू कॉल आएगी, हम्म। लेकिन यह है कि रिक्रूटर तक आपका रेज्यूमे पहुंच रहा है। हाँ, वो आगे का प्रोसेस तो कम्प्लीटली आपके रेज्यूमे पे, आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा स्किल्ड हो, रेज्यूमे आपका कितना अच्छा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो आप जब इन सब इंटरव्यू प्रोसेसेस के लिए इन सब कंपनीज में जब अप्लाई कर रहे थे, तो उस टाइम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रही थी आपकी, कैसे प्रिपेयर किया इन सब के लिए? सो बेसिकली मैंने तो कोई ऐसे रोड मैप वगैरह फॉलो नहीं किया, नॉर्मल टिपिकल लीड कोड डी ये सब भी करता रहा। मतलब जैसे हम्म। बेसिकली मैंने थर्ड ईयर में सब स्टार्ट किया था करना। उस टाइम पे मैं मतलब ये लीड कोड डीएसए भी करता था, सीपी भी करता था, और साथ में प्रोजेक्ट भी कर रहा था। तो तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली कर रहा था। और साथ में बस यही ध्यान देना है कि मतलब हर चीज़ का एक अमाउंट है। जैसे आप बहुत ज़्यादा सीपी भी मत करिए, बहुत ज़्यादा डीएसए भी मत करिए, क्योंकि हर एक चीज़ का अमाउंट चाहिए चाहिए रहता है। अगर आप सिर्फ डीएसए भी कर देंगे तो शायद आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट ही ना हो। आपको हम्म। थोड़े स्किल दिखाने पड़ेंगे कि हाँ, क्योंकि अब धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ ही रहा है, तो आपको बस स्टैंड आउट करना है। तो थोड़े मोड़े आपको सीपी स्किल्स या डेवलपमेंट स्किल दिखाने पड़ेंगे। तो आप पहले तो उतने ही दिखा लीजिए, और फिर उसके बाद इतना डीएसए स्किल ब्रश अप कर लीजिए कि इंटरव्यू में आपका प्रोसेस क्लियर हो जाए। अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच रहे हो, रेज्यूमे में जो भी लिखा है सही लिखा है, तो 90% जॉब तो वैसे डन है। उसके बाद फिर आसान ही रहता है। अगर हम देखें, जैसे जनरली हमारे कंप्यूटर साइंस में जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, उन सबके दिमाग में एक मिथ रहता है कि कॉलेज की जो स्टडीज हैं वो सब हमारे काम की नहीं है, कॉलेज में जो सब पढ़ाया जा रहा है वो हमारा आगे इंडस्ट्री में काम नहीं आना। सो उस सब पे क्या रहता है, वो एक्चुअली हमारे काम आता है आगे जाके, या रेलेवेंस क्या है उन सब चीजों की जो हम कर रहे हैं इंजीनियरिंग में पढ़ के आ रहे हैं? इंटरव्यू निकालने में तो काम नहीं आता, लेकिन डेफिनेटली जब आप जॉब कर रहे हो तब तो काम आता ही है। जैसे एट प्रेजेंट ही मैं एक टास्क कर रहा हूँ, वहाँ पे एक्टिविटी डायग्राम का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी है, या जिनको अच्छे से एक्टिविटी डायग्राम के बारे में नहीं पता, उन्हें उनको बैकग्राउंड में जाके पढ़ना पड़ेगा कि हाँ ये क्यों हो रहा है, क्यों एक्टिविटी के बाद इस एरो का क्या मतलब है। यूज केस डायग्राम भी आगे, और डॉक्यूमेंटेशन तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम्म। आपको ये सब जिन सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, एआई हो गया, एमएल हो गया, ये सब आपको ध्यान देने पड़ेंगे। नेटवर्किंग के भी काफी कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। अगर आप बैक एंड में हो तो आपको एपीआई कॉल कैसे हो रही है, क्या हो रही है, आपको जब नेटवर्किंग के कंसेप्ट नहीं क्लियर रहेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। इंटरव्यू निकालने में उतनी मदद नहीं करते, लेकिन डेफिनेटली उसके बाद के जॉब जब डे टू डे टास्क करोगे, तो आपको बेसिक समझने में प्रॉब्लम आएगी, फिर आप वहाँ रिग्रेट करोगे। उससे हम्म। पहले बेसिक स्ट्रांग रखना है अपने सारे फंडामेंटल्स। यस, एंड आई गेस जो हम इंजीनियरिंग में करते हैं उन सबका मोटिव भी यही है कि हम जब इंडस्ट्री में जाके काम कर रहे हैं तो वहां पे हमारे को सब चीजें पता हो कि कैसे चीजों को टैकल करना है, सिस्टम्स की स्केलेबिलिटी कैसे करनी है, ये सब चीजें। जब आप प्रिपेयर कर रहे थे इंटरव्यूज के लिए, सो उस टाइम क्या रिसोर्सेज आपने फॉलो किए थे कि ओके, अगर मैं कुछ ऐसे रिसोर्सेज, मतलब जहां से हम पढ़ें और हमारा सिलेक्शन का चांस बढ़ जाए, लाइक आपने मल्टीपल ऑफर्स क्रैक किए हैं, सो आपके जो रिसोर्सेज होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली रिलायबल होंगे। सो बेसिकली मैंने तो मतलब यही लीड कोड और जीएफजी करा था। लेकिन वन थिंग आई रेकमेंड इज दैट आप हमेशा कंटेस्ट दीजिए लीड कोड पे, क्योंकि कंटेस्ट से मतलब क्योंकि कंटेस्ट में ये रहता है कि टाइम कंस्ट्रेंट भी रहता है। आप क्वेश्चंस ये मत हम्म। देखिए कि 10 क्वेश्चन किए हैं, 12 क्वेश्चंस किए हैं। आप लीड कोड के एक वो लगाइए कि एक आपको रोज एक कंटेस्ट लगाना है। जब आप 6 या 5 6 महीने रह जाए आपका उसमें प्रिपेयर इंटरव्यू आने वाले में, अगर आपका तो भी टाइम स्टार्ट हो रहा है, उस टाइम से 5 6 महीने पहले आप स्टार्ट कर दीजिए रोज एक एक कंटेस्ट लगाना। और फिर कंटेस्ट में फिर ये रहेगा कि फिर उसके बाद कंटेस्ट लगाने के बाद आप सॉल्व भी करना स्टार्ट करिए, क्वेश्चंस क्यों नहीं हुए, जो टॉपिक नहीं हुए वो टॉपिक जाके जीएफजी से पढ़ो कि हाँ भाई डीपी के टॉपिक्स नहीं हो रहे हैं, डीपी में ये नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन मैं बिट मास्किंग से कर सकता था, या और कोई नंबर यूज कर सकता था। जो भी करना है आप पहले एक सारे क्वेश्चंस करते रहे, फिर क्वेश्चंस करते करते आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ठीक है। और टॉपिक वाइज क्वेश्चन ज्यादा करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप डीपी क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको ये पता है कि डीपी लगाना है। प्रॉब्लम हम्म। तब आती है जब क्वेश्चन हो आपको पता नहीं होता है कि डीपी लगेगा या क्या लगेगा, ग्राफ लगेगा क्या लगेगा। तो इसलिए आंसर्स देना ऐसे क्वेश्चंस करने में ज्यादा हेल्पफुल रहती है, अदरवाइज एक टॉपिक में काफी डीप में जाके क्वेश्चंस करने से। सो आपको एक ओवरऑल एक ऑलराउंडेड परफॉर्मेंस रखनी है, सो दैट आप हाँ सब टॉपिक्स भी कवर कर पाओ, एंड जैसा आपने पहले बोला, आपका डेवलपमेंट भी स्ट्रांग होना चाहिए, स्किल्स आपके पास एक्स्ट्रा डेवलप अपार्ट फ्रॉम स्किल डीएसए होनी होनी चाहिए, चाहिए। डीएसए होनी चाहिए। यस, ओके, सो जस्ट अ कंक्लूडिंग क्वेश्चन, सो जो भी बच्चे देख रहे हैं उन सबके लिए क्या ऐसी टिप्स रहेंगी विद द हेल्प ऑफ विच उनका इंटरव्यू क्रैक करने का चांस बढ़ जाए? आपके एंड से क्या टिप्स रहेंगी उनके लिए?
मेरे एंड से टिप रहेगी कि आप अपने रेज्यूमे पे जितना जल्दी वर्क करना स्टार्ट कर दो उतना अच्छा है। क्योंकि अगर आपने सीपी सेकेंड या फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर दी तो डेफिनेटली आपको बाकियों से एज मिल जाएगा। और एक बारी फिर आपके पास टैग लग जाता है कि आपकी एमएनसी में इंटर्नशिप है या कहीं इंटर्नशिप है या आपने कहीं 5 स्टार कोडर हो 6 स्टार कोडर हो, फिर आप रेज्यूमे क्लियर आपका थोड़ा एटीएस से जल्दी हो जाता है। और रेज्यूमे क्लियर करना, इंटरव्यू कॉल आना, वही सबसे मेजर टास्क है, सबसे मेजर डिफिकल्टी वही है, बैरियर वही सबसे ज्यादा। अगर आप वो करने लग जाओ फिर आप समझ जाओ कि आप राइट पाथ पे हो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही कि आपने रेज्यूमे को जितना स्ट्रॉन्ग कर सको वही है। और उसके बाद का प्रोसेस तो सेम रहेगा, फिर आसान हो जाएगा। आपने रेज्यूमे ही स्ट्रॉन्ग कर लिया, मतलब आपने पहले ही मेहनत कर ली है, तो हम्म। फिर उसके बाद रिलेटिवली इजी रहता है। रिगार्डिंग आप फोर्थ ईयर में जाके फिर इधर परेशान हो उससे बढ़िया फर्स्ट सेकंड ईयर से ही अपना सीपी वगैरह या डेवलपमेंट कुछ भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो। कंसिस्टेंसी रखनी है बस। ओके, सो थैंक यू रोशन। आई होप जो इंटरव्यू था आगे सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा।